परमात्मा राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, यो नक्षत्र सिद्धांत जिसका प्रकरण हमने प्रारंभ किया है आपकी सेवा में, ये ज्ञान बड़ा अद्भुत है और टेढ़ा भी है। ये सीधा वाला नहीं है। सीधा वाला इसलिए नहीं है, हमारे चैनल पर आप लोगों के माध्यम से कमेंट रूप में कंप्लेंट हमको प्राप्त हो रही हैं। हम मानते हैं कि आप सभी विद्वान हैं। जिसको हमने अब प्रारंभ किया है वो आपने बहुत पहले सीख लिया है। नक्षत्र सिद्धांत के आप अच्छे उच्च कोटि के पारंगत विद्वान हैं। हम आपके ज्ञान का और आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं कि हम आपने जैसे सीखा था हम उसके उसी तरह क्यों नहीं बता रहे हैं। इसमें अपना सिद्धांत क्यों लगा रहे हैं। हम सीधा सीधा क्यों नहीं बोलना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जैसे नक्षत्र लिख दिए जाते हैं, अश्विनी भरणी कृतकारोहिणी मृगशा द्वापो श्लेषा मगा, जैसे नक्षत्र सीधे लिखे जाते हैं इसी प्रकार से इस सिद्धांत को चलाया जाए। कैसे चलाया जाए आप जैसे हमको बताते हैं। अब तो हमारे पास लिख लिख करके आ रहा है कि गुरुजी ऐसे नहीं, इसको ऐसे बताते हैं। आपका ज्ञान हमको स्वीकार है। हो सकता है कि हम मंदबुद्धि हैं, लेकिन आप हमको ज्ञान दे रहे हैं, अच्छा है। हम आपकी भावनाओं का, आपके ज्ञान का भली भांति सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो सिद्धांत है, पहले इसको सिद्धांत को समझ लें तो अच्छा है। और देखो, हम आपको एक चीज और बता दें आज कि हम आपको आज तक जो भी हमने आपको दिया है, जो भी ज्ञान ज्योतिष का आपके माध्यम तक हमारे इस चैनल के द्वारा जो पहुंचता है, ये हमारा दावा है और विश्वास है। यद्यपि हम इतने ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि वो सारा ज्ञान हमारा कल्पित ज्ञान नहीं है। वो ऋषियों का ज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है। वो ज्ञान हमारा परखा हुआ है। हमने जांच करने के बाद में, परखने के बाद में अल्ट्रासाउंड, EMI जो भी उसका होता है, जितने भी रिपोर्ट्स होती हैं, उन सबको पढ़ने के बाद हम आप तक किसी भी बात को कहने का साहस करते हैं। उससे पहले हम आपसे कुछ भी नहीं कहते हैं। जैसा किताब में लिखा होता है हम उसको पढ़ते भी हैं। और हम आपको एक चीज बता दें, हमारे पास केवल किताबी ज्ञान नहीं है। हमारे पास जो ज्ञान है प्रायः हजारों, हजार, सैकड़ों विद्वानों की जो चरण धूल है ना, जो चरण रज है उनकी, वो हमको प्राप्त हुई है। उनके जो अनुभव हैं, उन्होंने जो हमको सिखाया, उसी ज्ञान को हम आपकी सेवा में भेजते हैं। उसको आप किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, ये आपका अपना विषय है। तो जिस प्रकार से जो तारा
जो आपने पढ़ी है या आपने किसी चैनल के द्वारा वो सीखी या किसी किताब में पढ़ी कि जन्म संपद विपद क्षेम प्रत्यरी साधक पद मित्र परम मित्र, इस प्रकार से आपने पढ़ा है, इसी प्रकार से आप हमसे जानना चाहते हैं, इसी प्रकार से आप हमसे सीखना चाहते हैं। प्लीज सिद्धांत इसका ये नहीं है। पहले तो जो उसमें जो सीधा सिद्धांत लिखा गया है कि पहला जो नक्षत्र है, जो जन्म नक्षत्र है, वो जन्म तारा हो गया, बिल्कुल ठीक है यहां तक बात। दूसरा नक्षत्र जो टेबल जो सारी किताबों में दी गई है, जो विद्वानों के द्वारा जो आपने सीखा है, जन्म के बाद संपद आता है, संपद के बाद विपद आता है, विपद के बाद क्षेम आता है, प्रकृति आता है, साधक आता है, मित्र आता है, परम मित्र आता है। ये जो इस प्रकार की जो टेबल है, ये टेबल का जो प्रयोग है, इसका जो अर्थ है कि पहली तारा, तीसरी तारा, पांचवी तारा और सातवीं तारा, ये जो तारा है ये खराब तारा होती हैं, बिल्कुल सत्य है। आपने कहा कि हमने उसको घुमा करके क्यों लिखा है, हम उसको क्लॉकवाइज क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? क्यों क्लॉकवाइज लिखेंगे तो आपका ही सिद्धांत आ गया ना हमारे पास, जो सिद्धांत आपने पढ़ा है। अब पता नहीं आपने किससे सुना है या किसी से पढ़ा है या आपने किताब से सीखा है, तो किताब में इसी प्रकार से टेबल दी गई है। हम आपके ज्ञान का पूर्णतः सम्मान करते हैं, प्लीज आप बुरा ना माने, लेकिन इसका प्रयोग ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा, ये ध्यान कर लें आप। ये जो सिद्धांत है, नक्षत्र सिद्धांत, महादशा के आधार पर है। इसका जो बेस है वो महादशा है। ये सिद्धांत उस महादशा पर ही आपको लगाना पड़ेगा। जब तक आप उस सिद्धांत को महादशा के आधार पर नहीं लगाएंगे, आपका सिद्धांत रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग ही रहेगा। ये आप पहले तो नोट कर लें। मैं किसी की बुराई या भलाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सिद्धांत है वो इसी प्रकार से चलेगा। जैसे कि आप जो चाहते हैं वो मैं आपको बता दूं आप क्या चाहते हैं। आपने जो क्या पढ़ा है, जो आपके पास ज्ञान है वो इस प्रकार का है। मैं आपको आपका ज्ञान आपको बता रहा हूं कि आप कैसे मुझसे चाहते हैं, लेकिन वो सिद्धांत रॉन्ग हो जाएगा, उसका फल कभी सटीक हो ही नहीं सकता, ये याद रखना। अब जैसे कि किसी का जन्म नक्षत्र, किसी का कोई व्यक्ति भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ था, तो जब भरणी नक्षत्र का जो लॉर्ड है, जो नक्षत्रेश है, जो नक्षत्र का जो स्वामी है वो शुक्र है, तो हमने भरणी नक्षत्र को लिख दिया और उसका लॉर्ड लिख दिया, और वे जन्म तारा हो गई भरणी। भरणी नक्षत्र उसका जन्म तारा हो गया, कृतिका उसका संपद तारा हो गया, और रोहिणी लिखा, फिर मृगशा लिखा, फिर आद्रा लिखा, फिर पूर्णवसु लिखा, फिर पुख लिखा, फिर श्लेषा लिखा, फिर मघा लिखा। 9 ताराओं के लिए हमने 9 नक्षत्र ये नोट कर दिए क्रम से। उसके बाद उनकी तारा लिख दी हमने कि भरणी का जो भरणी नक्षत्र है वो जन्म तारा हो गया, कृतिका नक्षत्र संपद तारा हो गया, रोहिणी नक्षत्र विपद तारा हो गया, मृगशा नक्षत्र क्षेम तारा हो गया, आद्रा नक्षत्र प्रत्यरी तारा हो गया, पूर्णवसु नक्षत्र साधक हो गया, पुख्य वध हो गया, श्लेषा मित्र हो गया, और मघा परम मित्र हो गया। आपने इसी प्रकार से पढ़ा है ना। अब इसमें गलती क्या है? क्योंकि यह सिद्धांत नक्षत्र के आधार पर है, महादशा के आधार पर है। नक्षत्र का लॉर्ड होता है तो उस लॉर्ड के आधार पर है। ये सीधा सीधा प्रयोग जो आप कर रहे हैं, अगर आप उसको जांचेंगे, परखेंगे, और मैं आपको इस सिद्धांत को कैसे आप प्रयोग कर रहे हैं या आपने कैसे सीखा, किससे सीखा, ये तो आपका विषय है। तो अब विचार कीजिए, किसी का जन्म तारा शुक्र है, भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है,
अब आपको ये भली भांति ज्ञात है कि शुक्र का और राहु मित्र है। शुक्र का राहु परम मित्र है, ये तो आप जानते हैं, इसमें मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। शनि राहु का, शनि शुक्र का परम मित्र है, यानी शनि शुक्र और राहु आपस में परम मित्र हैं या नहीं है, ये आप जानते हैं भली भांति। लेकिन शुक्र का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? वो है बृहस्पति। बृहस्पति शुक्र का शत्रु है और बृहस्पति का शत्रु शुक्र है, यही तो रूल है। जब आप अपने सिद्धांत को इसको अगर सीधा सीधा लगाएंगे तो भरणी जन्म नक्षत्र हुआ, जन्म तारा हुआ, उसका लॉर्ड भी जन्म तारा में आ गया, उसका जो नक्षत्र से जो लॉर्ड है नक्षत्र का वो शुक्र हो गया, अर्थात व्यक्ति का जो जन्म होगा वो शुक्र की भाषा में होगा। ये अपने में एक सिद्धांत है। जो नक्षत्र लॉर्ड होता है, जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है, जिस नक्षत्र में चंद्र होता है, उस नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है वही महादशा वहां से प्रारंभ होती है। ये आपको पता है, क्योंकि ये सिद्धांत ही नक्षत्र के द्वारा बनाया गया है, नक्षत्र पर ही आपको लागू, ये महादशा के आधार पर ही आप इसको चला सकते हैं। जो आपने जो सीधे सीधे चलाया है उसको आपको मैं अभी बता रहा हूं कि कैसे हम गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको अभी महसूस होगा। आपको ये तो पता ही है कि शुक्र के राहु और शनि परम मित्रों में आते हैं और बृहस्पति शुक्र का परम शत्रु में आता है, ये आपको भली भांति पता है। शुक्र शुक्राचार्य की और देवगुरु बृहस्पति की सत्यता जग जाहिर है। शनि और राहु और शुक्र की मित्रता भी जग जाहिर है। हर ज्योतिषाचार नैसर्गिक जो सत्यता और मित्रता है उसके आधार पर यह सिद्धांत है, याद रखना। तो अब शुक्र तो ये जन्म तारा हो गया, आपके सिद्धांत से चल रहे हैं इस समय हम। और उसके बाद में अब हमने ये जो राहु है, राहु जो है आर्द्रा नक्षत्र का लॉर्ड बनता है और राहु प्रत्यरी तारा में आ गया, तो प्रत्यरी तारा खराब हो गई, अर्थात शुक्र के लिए राहु खराब हो गया, और भरणी के लिए आर्द्रा नक्षत्र खराब हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका मित्र होना चाहिए, परम मित्र होना चाहिए, शुक्र का राहु मित्र होना चाहिए। लेकिन आपके सिद्धांत से जो आपने पढ़ा, जो किताब में जो टेबल दी गई या जो विद्वानों ने आपको सिखाया होगा, उसके आधार पर राहु इस टेबल के माध्यम से और वो प्रत्यरी तारा में आ गया, यानी आर्द्रा नक्षत्र प्रत्यरी तारा में आ गया, क्योंकि पांचवा नक्षत्र पड़ रहा है इसीलिए, ठीक है। और जब वो प्रत्यरी तारा में आ गया तो वो शुक्र का शत्रु हो गया। कौन? राहु हो गया शुक्र का शत्रु। और जबकि ये सिद्धांत गलत है, शुक्र का राहु परम मित्र है। अब उसके बाद में भरणी कृतिका रोहिणी मृगशा आद्रा पुनर्वसु पोख्य, अब पोख्य नक्षत्र ये सातवां नक्षत्र है। सातवां नक्षत्र बद नक्षत्र होता है जन्म नक्षत्र से, तो सातवां नक्षत्र का स्वामी पोख्य का स्वामी शनि होता है, जो नक्षत्रेश होता है, जो लॉर्ड होता है उसका, और वो भी बद तारा में आएगा, सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया। तो यानी क्या ये कौन सा रूल है, ये कौन सा सिद्धांत है कि शुक्र का शनि भी जो है बद तारा में चला जाए, यानी वो भी शत्रु हो जाए और राहु भी शत्रु हो जाए, ये तो ज्योतिष के सिद्धांत के बिल्कुल एकदम विपरीत है। ये कैसे हो सकता है? शुक्र राहु शनि आपस में परम मित्र हैं, ये आप लोग जानते हैं। लकीर के फकीर मत बनिए प्लीज। जो आपको बताया जा रहा है ये सोचा समझा हुआ, परखा हुआ, जांचा हुआ, सैकड़ों हजारों बार का जो ज्ञान है वही आपकी सेवा में दिया जा रहा है। अब विचार कीजिए कि अब ये जन्म नक्षत्र जो है, जो जन्म तारा है, जो भरणी जिसका स्वामी शुक्र है, और तो अब यहां से भरणी कृतिका रोहिणी मृगशा आद्रा और पुनर्वसु, पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो 6वें नंबर पे आता है, तो वो साधक तारा में आ जाता है। और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है, गुरुदेव होते हैं।
तो अब वो साधक तारा में आ गया। तो ये कौन सा सिद्धांत है? ये आपने कहां से सीखा? क्या बृहस्पति का या शुक्र का बृहस्पति कभी मित्र हुआ है? उनकी तो जोड़ी आपस में परम शत्रु है, एक दैत्याचार है और एक देवाचार है। इनकी शत्रुता तो हमेशा बनी रहेगी, ये कभी खत्म नहीं हो। तो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, इसको कौन देख सकता है? और आपका सिद्धांत ही आपको बता रहा है कि शुक्र का बृहस्पति और क्या है कि वो बध तारा, वो साधक तारा में है। कौन? बृहस्पति। यानी कि पूर्वसु नक्षत्र शुक्र का मित्र कैसे हो सकता है? ये आपका सिद्धांत है। उसके बाद में यदि हम मंगल को देखते हैं तो शुक्र और मंगल परम शत्रु हैं आपस में। शुक्र और मंगल, क्योंकि शुक्र जल तत्व है और मंगल अग्नि तत्व है। और आपका जो सिद्धांत कहता है कि भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, मृगशिरा जो नक्षत्र वो चौथे नंबर पे आता है, क्षेम तारा में आ रहा है आपके सिद्धांत से। और मृगशिरा नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है वो मंगल होता है। तो क्या शुक्र और मंगल की मित्रता है शिव तारा के कारण? ऐसा कैसे हो जाएगा? सारा सिद्धांत बिगड़ जाएगा, सारे जितने भी फलादेश हैं वो सब विपरीत स्थिति में चले जाएंगे। तो शुक्र का गुरु और मंगल मित्र कब से हो गया? ये कौन सा सिद्धांत है? अर्थात ये तो वही बात आ गई कि हमारे यहाँ एक बड़े सिद्ध संत और बड़े पवित्र संत हुए थे, बड़े, जिनका के नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, श्री श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और एक महाकाव्य लिखा है रामचरितमानस नाम से, रामायण। उसमें वो लिखते हैं कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। ये उन्होंने अपनी कर्म से लिखा। ढोल गमार मूर्ख, ढोल गमार और शूद्र जो शूद्र जाति में आते हैं। ढोल गमार शूद्र और पशु, तो वो बुद्धिमान नहीं होता, बोलता नहीं है, मूर्ख होता है पशु। गमार भी मूर्ख होता है। अर्थात ढोल गमार शूद्र पशु नारी और स्त्री, हर स्त्री मूर्ख होती है। यही तो चौपाई का अर्थ कर रहे हैं आप। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सभी पशु के समान है? नारी भी उसी में आ गई, ढोल भी उसी में आ गया, जो मरी हुई खाल का जो बनता है, जो आवाज करता है बजाने से। और सकल ताड़ना के अधिकारी, क्या डंडा लेकर के सभी को मारने लग जाए एक साथ? जैसे कि ढोल में डंडा मारते हैं तो वो सुंदर आवाज निकालता है, पशु को मारते ही स्त्री को भी मारने लग जाए, गमार को भी मारने लग जाए। ये कौन सा सिद्धांत है? यही चौपाई का अर्थ है क्या? प्लीज अर्थ का अनर्थ ना करें, ना करें, ना करें। ये चौपाई का अर्थ नहीं है। जैसे कि जन्म संपद विपद क्षेत्र पत्नी साधक बधो मित्र परमत्व, ये लिखा गया है। इसको प्लीज प्रयोग करें। ये प्रयोग है महादशा सिद्धांत के आधार पर। जो दशा सिद्धांत है, विंशोत्तरी जो दशा सिद्धांत है, इसीलिए 9 तारा बनाई गई और 9 ताराओं में 27 नक्षत्रों का समावेश कर दिया गया। 28वां नक्षत्र जो अभिजित नक्षत्र 2 नक्षत्रों को मिलकर के बनता है, उसका समावेश क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये सिद्धांत ही आपको ये बता रहा है कि शुक्र शनि राहु का जो है वो मित्र है कि शत्रु है। शनि राहु शुक्र आपस में परम मित्र, और आपका सिद्धांत बता रहा है कि शनि पुक नक्षत्र बुध तारा में आ गया तो उसका लॉर्ड भी बुध, वो शनि बुध तारा में आ गया। आपका सिद्धांत बता रहा है कि आर्द्रा नक्षत्र पृथ्वी तारा में आ गया, उसका लॉर्ड भी जो है पृथ्वी तारा में आ जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? असंभव। ऐसा न कभी हुआ न कभी होगा। ज्योतिष के सारे सिद्धांत, सारे ऋषियों का परिश्रम, सारा ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र तो बेकार हो गया केवल एक इस तारा सिद्धांत ने? नहीं, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता है। प्लीज, गोस्वामी जी ने दूसरी चौपाई लिखी है। क्या लिखी है? राम कथा सुंदर करतारी।
करताली कहते हैं ताली के लिए, कर कहते हैं हाथ के लिए, और ताली कहते हैं ताली के लिए। राम कथा सुंदर करताली, और संशय बेहग, बेहग कहते हैं पक्षी के लिए। उड़ावनहारी अर्थात इस चौपाई का अर्थ समझें, जैसे लिखा है वैसे नहीं आप कर सकते। जैसे जन्म संपद विभव शेर प्रति साधक पद मित्र और परम मित्र लिखा है, ऐसे इसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे चौपाई के प्रयोग आप सीधा नहीं कर सकते। उसको समझिए पहले कि गोस्वामी जी ने क्या कहा है। ऋषियों ने जो टेबल बनाई थी, ये किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। इसका प्रयोग सीधे सीधे नहीं होगा। जैसे कि ढोल गमार नहीं हो सकता। क्या अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को डंडा लेके मारेंगे क्या? गोस्वामी जी कह क्या रहे हैं उसको समझिए। अर्थ का अनर्थ करने से बात बिगड़ जाएगी, ज्ञान की जगह पर अज्ञान पैदा हो जाएगा। तो संशय विहग उड़ावनहारी, अब ताली बजाते रहो और पक्षी उड़ाते रहो, राम कथा हो जाएगी पूरी। राम कथा का जो सुनने का जो फल है वो आपको केवल ताली बजाने से, पक्षियों को उड़ाने से प्राप्त हो जाएगा। क्या यही चौपाई कह रही है? इसको प्लीज समझिए। ये सिद्धांत है, ये ज्योतिष है। हम मानते हैं कि आप बड़े ज्ञानी हैं, हम मतमंद हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांत को मत बिगाड़िए। जो आपने पढ़ा है, कहां से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, किससे सीखा है, ये तो आपका अपना विषय है। लेकिन प्लीज हमको कंफ्यूज मत कीजिए, कंफ्यूजन अन्यों में मत फैलाइए। अब आपको पता हो गया होगा कि बृहस्पति का गुरु और मंगल परम शत्रु, ये आप भी जानते हैं। शुक्र का शनि राहु परम मित्र है, ये आपको भी पता है। अगर इस सिद्धांत से आप चलेंगे, जो आपने याद कर रखा है, ये सिद्धांत का प्रयोग महादशा चार्ट से ही आपको करना पड़ेगा, जिस प्रकार से हमने आपको करना सिखाया था। यही सिद्धांत है, इसके अलावा कोई सिद्धांत नहीं है। मित्रों, यदि हमारे बात आपको बुरे लगे रहे, हम वेरी सॉरी बोलते हैं। यदि आप अपने ज्ञान पर चलना चाहें, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप विश्वास कीजिए जो आपको बताया गया है वो सही बताया गया है, सही बताया गया है, वो त्रिकाल में सत्य है। उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। आपका सिद्धांत आपके सामने है, उसका परिणाम आपके सामने है, जो कि बिल्कुल गलत और रॉन्ग रिपोर्ट दे रहा है। इसीलिए आज प्रारंभ करते हैं विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र के 3 चरण जो हैं वो तुला राशि में आते हैं, और एक चरण जो है, चौथा चरण जो है विशाखा नक्षत्र का, वो वृश्चिक राशि में आता है। तो मूल रूप से यहाँ पर नक्षत्र सिद्धांत से बात हो रही है। तो विशाखा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए विपद तारा में, धनिष्ठा नक्षत्र में जो बृहस्पति 20 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, तो उनके लिए वो विपद तारा है। विपद मतलब आपत्ति, यानी बृहस्पति से संबंधित, धन से संबंधित, स्वास्थ्य को लेकर के, बड़े भाई को लेकर के, बड़े पुत्र को, संतान को लेकर के आपके सामने हो सकता है कुछ समस्याएं पैदा हो, तो उनसे आपको सावधान रहना होगा। आगे की जो तारा है वो अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र से बृहस्पति क्षेम तारा में चलेगा, और अनुराधा नक्षत्र जो है आपका, वो वृश्चिक राशि में उसके चारों चरण आते हैं। अब विषय अनुराधा नक्षत्र को लेकर है कि अनुराधा नक्षत्र क्षेम तारा में आता है, और उससे वृश्चिक राशि बनती है। तो वृश्चिक राशि की ये कुंडली बनाए देते हैं, ये कुंडली का निर्माण हो गया, और वृश्चिक राशि से बृहस्पति और क्षेम तारा में चलेगा। वृश्चिक राशि हमने लिख दी, तो वृश्चिक धनु, यहाँ का स्वामी हो गया बृहस्पति। मकर और कुंभ, यहां पर बृहस्पति बैठेगा, यहां पर बृहस्पति चलेगा।
तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब धन स्थान का स्वामी हो जाएगा और पंचम भाव का स्वामी हो जाएगा जिनका भी अनुराधा नक्षत्र है। ये अनुराधा नक्षत्र वालों का विषय चल रहा है। तो जब वृश्चिक राशि यानी अनुराधा नक्षत्र, तो बृहस्पति क्षेम तारा में चल रहा है, तो धन की वृद्धि करेगा, संपत्ति की वृद्धि करेगा, जमा धन की वृद्धि करेगा और अक्षमात धन आपको दिलवाएगा। क्योंकि केतु त्रिकोण का वो राजयोग भी बना रहा है और वो क्षेम तारा में चतुर्थ भाव में चल रहा है। तो चतुर्थ भाव संबंधी जो सुख है, संतान संबंधी सुख है, परिवार कुटुंब संबंधी जो सुख है, धन संबंधी जो सुख है, उन सब में बृहस्पति वृद्धि करेगा। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, क्षेम तारा में बैठा हुआ है, तो वहां से जो संबंधित जो विषय हैं, यद्यपि यहाँ पर बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में बैठा हुआ तो भूमि का, भवन का, वाहन का, मकान का, इन सब का अच्छा सुख मिलेगा। जिनका भी बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र जिनका जन्म का है, उनके लिए बृहस्पति क्षेम तारा में चलेगा। उसके बाद नंबर आता है ज्येष्ठा नक्षत्र का। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्षमा करें, ज्येष्ठा नक्षत्र वालों की बृहस्पति प्रत्यरी तारा में चलेगा। राशि भी उनकी यही रहेगी, तो प्रत्यरी तारा में उनको धन से संबंधित, परिवार से संबंधित, संतान से संबंधित, अक्षमात जो भी वो काम करते हैं उनसे संबंधित, शिक्षा से संबंधित, इंटरव्यू से संबंधित परेशानियां पैदा करेगा। परिवार में कुछ मनमुटाव भी हो सकता है। इसीलिए ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए और बृहस्पति अच्छा फल नहीं दे रहा है। उसके बाद मूल नक्षत्र का नंबर आता है। मूल नक्षत्र जो है उसमें धनु राशि हो जाती है। मूल नक्षत्र से तो धनु राशि वाले धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब बृहस्पति तीसरे भाव में बैठेगा। यहाँ गुरु जी या तीसरे भाव में विराजमान होंगे। लगने सो करके तीसरे भाव में बैठेंगे, सुखे सो करके तीसरे भाव में बैठेंगे। कौन? जो मूल नक्षत्र वाले हैं। मूल नक्षत्र वालों के लिए बृहस्पति और साधक तारा में चलेगा नक्षत्र सिद्धांत से। क्योंकि नक्षत्र जो सिद्धांत है महात्सा बेस्ड है, महात्सा के आधार पर ही आप इसको चला सकते हैं। तो मूल नक्षत्र वालों के लिए साधक तारा में चलेगा, तो मूल नक्षत्र वालों के लिए काफी सम्मान दिलवाएगा, धन की वृद्धि कराएगा, मन प्रसन्न रहेगा, चतुर्थ भाव संबंधी सारे सुखों की वृद्धि होगी। जो मित्र हैं, आपके भाई हैं, यात्राएं हैं, उन सब से आपको लाभ मिलेगा, आपका मन प्रसन्न होगा। जो भी बृहस्पति से संबंधित कार्य हैं उनमें आपका मन संलग्न रहेगा, आपको खुशी रहेगी। जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोग हैं, जिनका नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी धनु राशि में ही आता है। पूरा का पूरा चारों चरण, जो चारों नवांश हैं उसके पूर्वाषाढ़ा के, वो धनु राशि में ही आते हैं। लेकिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए बृहस्पति सबसे ज्यादा खराब है, बद तारा में चलेगा। प्लीज अपने सिद्धांत से मत लगाना, ऐसे फलादेश गलत हो जाएगा। ये काफी जांचा परखा हुआ है। ये महात्सा के आधार पर, विंशोत्तरी महात्सा के आधार पर ही चलेगा, जो कि आपको ये सिखाया गया था। अश्विनी मघा मूल बड़ी पूर्वा फार्मी पूर्वाषाढ़ा के जो ये महात्सा सिद्धांत है, इसी के आधार पर ये चलता है, जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। तो जो लोग पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो भी धनु राशि के हैं, लेकिन उनके लिए बृहस्पति अच्छा फल नहीं देगा। और जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, उत्तराषाढ़ा का एक पार्ट जो है वो धनु राशि में आता है और 3 पार्ट उत्तराषाढ़ा के मकर राशि में आ जाते हैं। तो
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए बृहस्पति मित्र तारा में चलेगा। मित्र तारा बृहस्पति की बहुत अच्छी तारा है। तो जो भी उत्तराषाढ़ा में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए बृहस्पति बहुत अच्छा फल देने वाला है। उसके बाद उत्तराषाढ़ा के बाद आता है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र के लिए वेरी वेरी गुड है। श्रवण नक्षत्र वालों के लिए परम मित्र तारा में बृहस्पति चलेगा और उनके लिए बहुत श्रेष्ठ फल देगा। धनिष्ठा नक्षत्र में तो बृहस्पति स्वयं चल रहा है और जिनका भी जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है उनके लिए जन्म तारा में है। जब भी जन्म तारा में कोई भी ग्रह आएगा तो वो शारीरिक कष्ट देता है, मानसिक पीड़ा देता है। तो उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए जो धनिष्ठा नक्षत्र वाले हैं। जिनका बृहस्पति सतभिषा नक्षत्र में चलेगा उनके लिए वो संपत्ति तारा में होगा। संपत्ति दिलवाएगा, धन दिलवाएगा, दौलत दिलवाएगा, मन की इच्छाएं पूर्ति करेगा। और जिनका बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनका विपत्ति तारा में आएगा। बृहस्पति से जिनका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनको कष्ट मिलने वाला है तो उनको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जो उत्तरा भाद्रपद में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए मैं इसको ज्यादा बताता, लेकिन आपने सारा टाइम तो अपनी शंका के समाधान में ले लिया ना मुझसे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इतना समय कहां से लाऊंगा आपके लिए, आप उसको सुनना भी नहीं चाहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में क्षेम तारा में चलेगा। जिनका भी जन्म नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है, उत्तरा भाद्रा में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए क्षेम तारा है, उनके लिए बृहस्पति बहुत अच्छा है। और जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है उनके लिए बृहस्पति संबंधित बड़ी सावधानी, बृहस्पति से कार्यों से, बृहस्पति से संबंधित जो भी लोग होते हैं, जो भी वस्तु और पदार्थ होते हैं उनसे उनको, और धन से विशेष सावधानी उनको रखनी चाहिए। एक कंपोनेंट हमारे पास आई थी कि पुख्य नक्षत्र कहां चला गया, हमने वो भी कमेंट पढ़ा गया, दोनों बार लिखा गया। तो उसका हम जवाब दे रहे हैं कि जिनका जन्म पुख्य नक्षत्र में हुआ है, हालांकि हमने इसको शायद ना बोला हो, याद ना रही हो, हम उसके लिए उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि जो भी कर्क राशि में जिनका जन्म हुआ है तो उनके लिए क्षेम तारा में, पुख्य नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए बृहस्पति क्षेम तारा में चलेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फल देगा। तो पुख्य नक्षत्र वाले बिल्कुल चिंता ना करें। पुख्य नक्षत्र कहीं नहीं गया था, वो पुख्य नक्षत्र ज्योतिष में उपस्थित था। हो सकता है कि हमसे भूल हो गई हो, उसके लिए वेरी सॉरी। मित्रों, इस नक्षत्र सिद्धांत को समझें। ढोल गमार शूद्र पशुनारी लाठी लेकर के ना पीछे घूमे, अकल के पीछे लाठी लेकर घूमना अच्छा नहीं है। आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है आप हमसे विश्वास कीजिए कि हमारे द्वारा जो भी आपके पास ज्ञान पहुंचेगा वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कि वो ज्ञान काफी जांचने के बाद में, परखने के बाद में और सब कुछ जानने के बाद में ऐसे आपको जब आपके पास तभी भेजा जाता है जब उसको पूरा पता होता है। ये ज्ञान आज का नहीं है, काफी प्राचीन है हमारे पास, लेकिन जब हमने देखा कि इसका प्रयोग, उसका दुरुपयोग हो रहा है, ढोल गमार शूद्र पशुनारी चल रहा है, तब हम तो बोलना नहीं चाहते थे इस पे, क्योंकि आप समझेंगे नहीं, आप तो हमको ही समझा रहे हैं, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, हम आपके ज्ञान का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन प्लीज ये इस प्रकार से नहीं चलेगा। ये महाशास्त्र के आधार पर ही चलता है। हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गो माता दी।